हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसकी थ्योरी, उसके क्वेश्चंस, उसके न्यूमेरिकल्स हमने सब कुछ खत्म कर लिया है और मैंने उसको अपलोड कर भी दिया हुआ है। अब बारी आती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आज हम उसी से शुरुआत करेंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होने की वजह से मैंने इसके दो पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बेसिकली 1 और 2। तो 1 के अंदर आपके 1 मार्कर एंड 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स। एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्ट के अंदर मैं 3 मार्क एंड 4 मार्क वाले जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा। एक बात याद रखना, आपके इस बार के सिलेबस में कहा गया है कि आप जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे तो उसमें 4 से ज्यादा जो रेजिस्टेंसेस हैं वो नहीं होने चाहिए। तो इसलिए हम उन न्यूमेरिकल्स को अवॉइड करेंगे जिसमें 4 से ज्यादा क्या होंगे, रेजिस्टेंस होंगे मेरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर। चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, बात है कि हमें शुरुआत करनी है 1 मार्कर क्वेश्चन से पहले। तो देखिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन और उसका आंसर हमें दिया हुआ है। कहते हैं कि विच पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन द कंडक्टर। अब ये 2017 और 16 में आया हुआ है। और आप अच्छी तरह जानते हो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। तो हमेशा याद रखेंगे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मैं आपको एक बात ना बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। यहाँ पे जब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो जैसे फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसमें ये जो रो होता है इसी को रेजिस्टिविटी कहा गया है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इसी को ही कहते हैं हम। अब बात बहुत सिंपल है और वो ये है कि ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है अगर मैं मेटल्स के बारे में बात करता हूँ। और अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी नॉन मेटल्स की तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी भी सेमीकंडक्टर की, सपोज अगर मैं सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ या मैं इंसुलेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस केस में बेटा ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, कोई तरह मुश्किल नहीं है। ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है बेटा आपके सेमीकंडक्टर की। और क्योंकि सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए कहा गया है द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया था और हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे बेटा 2 मार्कर क्वेश्चंस की। आप भी जानते हैं कि आपका जो प्रीवियस जो पेपर आते थे उसमें सबसे पहला ए सेक्शन होता था। उस ए सेक्शन के अंदर 4 क्वेश्चंस होते थे और हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 2 मार्क के क्वेश्चंस होते थे, राइट। अब तो फॉर्मेट चेंज हो गया है इस साल से। नेक्स्ट साल का क्या होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। जब किसी काउंसिल की तरफ से कुछ आएगा तो 100% आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी के लिए जैसे क्वेश्चंस हमने करने उसकी प्रैक्टिस करते हैं। बात हम करेंगे 2 मार्कर के क्वेश्चंस की। इस 2 मार्कर के अंदर ना ज्यादातर तो देखो बेटा आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं और क्वेश्चन सिंपल सिंपल से आते हैं, तो हम एक एक करके वो डिस्कस करेंगे। एक दो ही न्यूमेरिकल्स के यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन डाले हैं, बाकी सारे हम मिलके सॉल्व करेंगे और आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। सो देखिए बेटा, बात बहुत सिंपल है। कहता है यू हैव द 3 रेजिस्टर्स, वैल्यू 2, 3 एंड 5 ओम। हाउ विल यू जॉइन देम सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज मोर देन 7 ओम। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं प्लीज। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है और R3 है। ठीक है। अगर तो आप इन तीनों को सीरीज में सीरीज में कनेक्ट करते हो जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, तो मान लेते जो आपका आंसर है वो आ गया आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का मतलब होता है नेट रेजिस्टेंस पता करनी है। तो वो जो आर इक्विवेलेंट होता है वो एक्चुअली इन तीनों के इंडिविजुअल वैल्यू से बड़ी होती है। जैसे कि इट शुड बी ग्रेटर देन 1 होगा, ये R2 से भी बड़ा होगा, ये आपका R3 से भी बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में उसने 7 ओम बोला है। तो 7 ओम आपका 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है।
इसीलिए उन सबको सीरीज अरेंजमेंट में करना इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अगर मन में आती है बात कि सर अगर मान लीजिए पैरेलल में होता तो क्या होता, तो मैं पैरेलल के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इफ इट इज इन पैरेलल, तो मान लेते उस केस में आपका आर इक्वलेंट डैश आपका आंसर आ जाता है। तो आर इक्वलेंट जो डैश की वैल्यू होगी ना वो हर एक से कम होती है, मतलब इट विल बी लेस देन R1, लेस देन R2, लेस देन R3। ये छोटी छोटी बातें ही समझ कर बेटा आप जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस कर पाते हो। बहुत सिंपल है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कहता है ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट, डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें सिंपली इन सबको ऐड करना होता है। तो 2 + 3 5, 5 and 5 10, इसलिए आपका आंसर 10 ओम आ जाता है। बहुत सिंपल है, आसानी से हो पाएगा। फिर आता है डिफाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, देखिए बेटा पता क्या होता है, कई लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बीच में। तो थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ इसमें। वैसे तो देखो R इक्वल टू होता है रो L बाय ए, ये आपका फॉर्मूला है। यहां से अगर आप रो को फाइंड करेंगे तो आ जाएगा R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, तो ये आपका आ गया फॉर्मूला। वैसे तो ये रेजिस्टिविटी है, लेकिन इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तब कहते हैं जब हम ए की वैल्यू को 1 मीटर का स्क्वायर और एल की वैल्यू को 1 मीटर डालते हैं। ठीक है, याद रखें एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और लेंथ जो है वो आपका मीटर हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा ये जो रो की वैल्यू है ये वही होती है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, इसलिए उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो और 1 मीटर का लेंथ हो, उस केस में जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के बराबर आती है। और आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फिजिकली वो सेम हो जाते, नहीं, न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों की सेम होती है। तो इसलिए आप अगर इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे तो डेफिनेशन में बहुत क्लियरली कई बातें समझाई गई हैं। कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट का मतलब होता है 1। अब अगर आप मीटर कंसिडर कर रहे हो तो यू विल हैव टू टेक 1 मीटर, अगर आप सेंटीमीटर में कंसिडर कर रहे हो तो यू हैव टू पुट 1 सेंटीमीटर, तो यही मतलब होता है। और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वही 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब सभी के यूनिट्स एक जैसे होने चाहिए, ये बात याद रखना। तो इसलिए इसको डिफाइंड एज ए रेजिस्टेंस कहा गया है, क्योंकि देखो ना आप खुद ही समझदार हो, अगर ए की वैल्यू 1 हो जाए, एल की वैल्यू 1 हो जाए तो रो आर के बराबर ही आएगा ना। तो उस केस में रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। ऐसा यूनिट की बात कर रहा है तो आपके सामने ही है बेटा कि ऐसा यूनिट का मतलब क्या होगा। तो रो होता है हमारे पास RA/L, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, ये हमारा ओम है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो बन गया हमारा ओम मीटर। तो बहुत सिंपल है यार, कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है। एंड आई होप आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे, राइट, कोई मुश्किल नहीं होगी, राइट। चलिए उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा आता है ये। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, कहता है अ म्यूजिक सिस्टम है, ड्रॉज अ करंट ऑफ, ठीक है मैं यहाँ पे इसका अब आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। कहता है अ म्यूजिक सिस्टम ड्रॉज अ करंट ऑफ 400 मिली एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द म्यूजिक सिस्टम। तो सबसे पहले देखो मेरे पास जो दिया गया है वो है करंट, ब्रैकेट में आई आएगा 200, 200 नहीं है ये आपका है 400, तो मैं यहाँ पे इसको 400 कर देता हूँ। तो 400 मिली एम्पियर, जिसको मैं 400 इंटू 10⁻³ एम्पियर लिख सकता हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि 1 मिली एम्पियर आपका 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। तो मिली बेसिकली 10⁻³ जो है उसका नंबर होता है, तो ये याद रखेंगे तो कभी मुश्किल नहीं आएगी। व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो वैल्यू है ये आपको 12 वोल्ट दी हुई है और इसके लिए हम V ब्रैकेट में V का इस्तेमाल करते हैं। अब ये मुझे बस ये कह रहा है कि मुझे रेजिस्टेंस पता करो एंड आप अच्छी तरह जानते हो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। R हो जाएगा मेरा V बाय आई। V मेरा 12 है और I मेरा है 400 इंटू 10⁻³ कई बच्चों को 10⁻³ ऑपरेट करना नहीं आता, तो मैं समझा देता हूँ। ये जो चीज़ आप देख रहे हो, जैसे आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर में माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। सो दैट्स द डिफरेंस यू हैव टू डू। सो 12 इंटू 10⁻³ divided by 400. Now 10⁻³ means 1000 divided by 400. Two zeros cancel like this. This will be 3 and 3 into 10 become 30. So your 30 ohm is the answer. So इस तरीके से आपने अपने पहले पार्ट का आंसर देना था। क्लियर? गुड। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है? नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि a music system is left played for several hours. Finally, the battery voltage drops and the music system stops playing when the current drops to 320 milliampere. So, at what battery voltage does the music system stop playing? तो कहता है कि म्यूजिक सिस्टम जो है वो लगातार चलाया गया उसको घंटों के लिए, फाइनली जो है उसकी बैटरी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और म्यूजिक सिस्टम जो है वो फाइनली बिल्कुल ही रुक जाता है आपका। तो बस वो ये कह रहा है कि बताइए यार कि तुम्हारी बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी जिसमें म्यूजिक सिस्टम बंद ही हो जाएगा। सो एक बात जान लीजिए बेटा कि जो रेजिस्टेंस होता है ना किसी भी सिस्टम का वो चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है? ये बात प्लीज़ याद रखना। बस इसी को इस्तेमाल करते हुए हम अपना जो सेकंड पार्ट है वो आसानी से कर पाएंगे। तो सेकंड पार्ट में वो कहता है कि जो करंट है आई वो मेरा हो गया 320 मिली एम्पियर, ठीक है? तो ये मेरा है जिसको मैं फिर से लिख सकता हूँ 320 10⁻³ ठीक है? ठीक है जी। उसके बाद रेजिस्टेंस तो याद देखो 30 ओम ही यूज़ करूँगा मैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V मेरा IR के बराबर होता है, तो 320 इंटू 10⁻³ इंटू 30 कर दूंगा। 10⁻³ को प्लस करने के लिए फिर डिनोमिनेटर में लेके आओ, मतलब अगर माइनस को प्लस करना होता तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होता है। तो 320 डिवाइड बाई 10⁻³ इंटू 30 दैट बिकम्स 320 डिवाइड बाई 1000 इंटू 30 कैंसिल 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 कैंसिल, दिस बिकम 96/10, फाइनल रिजल्ट 9.6 वोल्ट। तो बस आपने इसी तरीके से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देना था। बहुत सिंपल है। आई होप आपको बेटा ये जो सब कुछ है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द वी आई ग्राफ फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड फॉर ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू resistors is shown in the figure below. Which of the two, A or B, represents the parallel combination and give reason for your answer. अगर आपको अब अच्छी तरह याद होगा मैंने क्या कहा था कि अगर आपका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की। जो भी आपके इंडिविजुअल रेजिस्टर्स है उनसे मेरे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा कम होती है। तो मतलब ये है कि पहले तो ये देखो कि क्या ये वी आई ग्राफ है कि आई वी ग्राफ है, दोनों का बहुत मतलब होता है। अगर मैं कहता हूँ वी आई ग्राफ तो मतलब वाई एक्सिस में वी होना चाहिए और
और एक्स एक्सिस में आई होना चाहिए। इफ आई से आई वी ग्राफ, तो मतलब होता है वाई एक्सिस में आई होना चाहिए और एक्स एक्सिस में वी होना चाहिए। इस केस में अगर आप स्लोप निकालते हो तो रेजिस्टेंस मिलता है, और इस केस में अगर आप स्लोप निकालते हो तो आपको 1 अपॉन रेजिस्टेंस मिलता है। तो मतलब यह है कि वी आई ग्राफ में जिसका स्लोप कम होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है और पैरेलल में कम होती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप है ए का वो कम है स्लोप ऑफ बी। सिर्फ इसी वजह से रेजिस्टेंस जो होगा ए का दैट विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो इसलिए ये पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है और ये ऑटोमेटिकली फिर सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो आंसर आ जाएगा ए वाला। ठीक है, बहुत सिंपल है। बाकी एग्जैक्ट आंसर देखना है तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हो 2 बार आया हुआ है, 2016 एंड 2007 के अंदर। अब हम करेंगे ये न्यूमेरिकल। अब बात देखिए, अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 इसमें हमारे रेजिस्टेंसेज हैं, तो ये वाले हम नहीं करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा कि अगर 4 से ज़्यादा रेजिस्टेंसेज हैं आपके किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, वो आप मत प्रैक्टिस करो, आपके सिलेबस में ही नहीं है। बट अगर आप अपने नॉलेज के लिए करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हुए हैं आपको आपके बैक एक्सरसाइजेज में, उनमें से ही काफ़ी क्वेश्चन यही है तो आराम से हो जाएगा। इसमें भी 4 से ज़्यादा है तो नहीं करेंगे, 4 से ज़्यादा नहीं करेंगे, 4 से ज़्यादा अगेन नहीं करेंगे, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं करेंगे। आपको दिखा रहा हूँ कई सारे। अब आप सोच रहे होंगे सर जब करना ही नहीं तो डाला क्यों है। कई बच्चों को ना हमेशा इस बात की कन्फ्यूजन रहती है कि सर अब आपने तो ये जो क्वेश्चन है ये करना है कि नहीं करना। तो मैं आपको शो करके बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉलो कर रहे हो तो पता होना चाहिए बेटा क्या तैयारी में करना है क्या नहीं करना। ऐसी टाइम वेस्ट करने से कोई कुछ नहीं मिलता, स्मार्ट वर्क करने से हमेशा आपको नंबर मिलते हैं, राइट। सो देखिए, अब आता है नेक्स्ट बेटा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज फॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब होता है नेट रेजिस्टेंस। तो पहले तो क्लियर करो बेटा कि आपका दिया क्या हुआ है। कईयों को तो यही नहीं समझ में आता कि दिया क्या है और किस बात का आंसर हमें करना है। सो आर इक्विवेलेंट मतलब होता है आर नेट, नेट रेजिस्टेंस जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो नेट रेजिस्टेंस जो है 4 ओम। इसका मतलब है कि जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद आपका आंसर 4 ओम आता है। तो क्या था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखो बेस्ट तरीका पता क्या होता है, आप ना जब आंसर शीट आपको मिलती है तो आंसर शीट में आप इस पूरे सर्किट को ड्रॉ कर लिया करो और वहीं पे R1 R2 करके इसको डिफाइन कर दो कि कौन सा रेजिस्टेंस क्या है। जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टेप्स लिखना चाहो तो आपके लिए आसान हो जाता है। आई टेल यू कैसे। मैं कहूँगा सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ठीक है, therefore R equivalent will be equal to R1 plus R2 that is equal to 5 plus X ohm। तो ये बेटा आपका हो गया पहला पार्ट। सिंस R3 एंड R4 आर इन सीरीज, क्योंकि बोर्ड की अब तैयारी हम कर रहे हैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी वैसा होना चाहिए। therefore R equivalent dash will be equal to R3 plus R4 and that will be 8 plus 4 and answer will be 12 ohm। और finally since R equivalent and R equivalent dash are in parallel, आपस में क्या है बेटा पैरेलल है, therefore 1 upon R net will be equal to 1 by R equivalent plus 1 by R equivalent dash। R equivalent मैंने R net बता दिया था बेटा 4 है आपका, है ना। तो इक्विवेलेंट में नीचे यूज कर सको तो R net ही इसको लिखते हैं। इसको यहां से मैं हटा देता हूं।
तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा 1/r नेट की, तो ये आ जाएगा बेटा 1/4 आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दैट इज 1/5 प्लस एक्स प्लस 1/12। अब एलसीएम लेने के चक्कर में मत पड़ जाना प्लीज, इसको इधर लेके जाओ, थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। 1/4 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/5 माइनस ऑफ प्लस ऑफ एक्स। देखो ये गलती ना हो गलती से। सो 12 आपका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 3 माइनस 1, 1/5 प्लस एक्स, दिख रहा आंसर इसका 1 आएगा, बट फिर भी चलो आपके लिए कर देता हूँ। यह देगा 2/12, 1/5 प्लस एक्स, 1/6, 1/5 प्लस एक्स, क्रॉस कर दीजिए मल्टीप्लाई, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 और एक्स इक्वल टू 6 माइनस 5, आंसर इज 1। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है यार। बात ये होती है कि करके देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मैं तो हमेशा यार एक बात मानता हूँ, अगर आप मान लीजिए फिजिक्स की बात करते हो, मैं देखो ऑब्वियस मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं ज़्यादातर आपको उसी के बारे में बात करूंगा। लेकिन जहाँ तक हम फिजिक्स की बात करते हैं बेटा, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जितना लिख कर प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे, वरना नहीं हो पाता। मुझे पता है, आप एक बार याद कर लेते हो तो आपको लगता है कि आ जाएगा, बट आता नहीं है। चलिए इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, अभी मैं पहले आपको ये खत्म करवा दूं। नेक्स्ट है बेटा, स्केच अ ग्राफ टू शो द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए ohmic रेजिस्टेंस एंड current following in it. Label the axis in on your graph. So what does the slope of the graph represents? सिंपल आंसर है, आपको पता ही है। पोटेंशियल और वी आई ग्राफ में अगर मैं स्लोप फाइंड करता हूं तो मुझे रेजिस्टेंस मिलता है। अगर आई वी ग्राफ होता, उसका स्लोप निकालता तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता। मेंशन द टू फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स। वैसे तो रेजिस्टेंस जो है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो मटेरियल ऑफ वायर पे, दूसरा डिपेंड करता था टेम्परेचर पे, तीसरा लेंथ पे, और फोर्थ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनमें से मैंने 2 चूज किए हैं, द लेंथ ऑफ द वायर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। आप इसमें लिखिए, और जब तक आपको बोला नहीं जाता ना कि कैसे डिपेंड करता है, मत लिखो, क्योंकि तुम लोग अपने आप को दिखाने के लिए लिख देते हो, बट अगर वो गलत हो गया तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो प्लीज ये गलती बिल्कुल मत करना। हाँ जी, अब नेक्स्ट करते हैं। कहता अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस with the resistance of 27 ohm is cut into 3 equal pieces and they are joined in parallel। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। रेजिस्टेंस की ना एक खास बात होती है, रेजिस्टेंस अगर आप स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, और मतलब किसी तरीके से अगर उसके एरिया में अगर चेंज नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आप लेंथ के 3 टुकड़े कर दोगे तो उसी रेजिस्टेंस के भी 3 पार्ट्स हो जाएंगे। मतलब ये कि अगर कोई मुझे सोल्यूशन बोलता है इसका, तो आई विल से रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस, ठीक है, दैट विल बी 27 ओम डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि आप इसके 3 बराबर पार्ट कर रहे हो ना, और इसी वजह से ये होगा। एज ए रिजल्ट आएगा बेटा आपके पास 9 ओम। डन, पहला पार्ट हमारा इतना सा खत्म है। दे आर जॉइंड इन पैरेलल, ठीक है जी, मतलब ये कि मान लेते हैं कि ये मेरा है R1, दिस इज माई R2, दिस इज माई R3, और ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, और इन तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो आपका 9 है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब आपको पता तो है बेटा कि सिंस R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, पता है सिर्फ और सिर्फ ना, अब ये बात समझिए कि मुझे ये स्टेटमेंट लिखनी थी, इसलिए मुझे डायग्राम बनाना जरूरी है, और R1, R2, R3 को मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, सो 1/r इक्विवेलेंट कर लो, 1/r1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 विच इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 विच इज इक्वल टू 3/9। अच्छा, कई बच्चे ना यहाँ पर आके बड़े, मैंने देखा है कि जल्दबाजी की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। तो प्लीज रेसिप्रोकल में गलती ना करें। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जो आपके नंबर मतलब आपसे छीन लेती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट की, मतलब आसानी से कर सकते हो आप इसको ना, तो प्लीज मत करो, गलती हो जाती है उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आया था बेटा, ये क्या था, 4 रेजिस्टेंसेज। अब ये 4 है तो ये करना है हमें। 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 ohm each are joined end to end to form a square ABCD and calculate the equivalent resistance of the combination between the any two adjacent corners, right? तो कैसे करेंगे इसको, राइट? तो दिखाता हूँ आपको करके, पहले मैं इसका सर्किट बनाता हूँ। तो ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है, डन। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। ऑपोजिट कॉर्नर बोलता तो यहाँ पे ए और सी के क्रॉस देखता या बी और डी के क्रॉस देखता। यहाँ पे बात हो रही है कि एडजेसेंट एडजेसेंट करो तो या ए डी ले लो या बी सी ले लो, ए बी ले लो, डी सी ले लो, जो आपको ठीक लगता है आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे ए बी ले लेता हूँ। जब हम कहते हैं ना बेटा ए बी, तो समझो कि हम क्या करेंगे कि ए पे एक वायर लगा दो अपनी मर्जी से और यहाँ पे लगा दो, मतलब ये कि यहाँ पे करंट आई एंटर करेगा और यहाँ से आपका आई बाहर एग्जिट करेगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इससे सर्किट समझना आसान हो जाएगा। आई टेल यू कैसे। जैसे ये आई करंट अंदर एंटर करेगा, ऑब्वियस है ना, आई वन ऊपर जाएगा और ये आई टू नीचे जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ना। अब यही आई वन आपका इसके क्रॉस जाएगा, यही आई वन आपका इसके क्रॉस जाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि हर एक रेजिस्टेंस से सेम अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करता है। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं R1 R2 और R3 की, तो ये आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हर एक में से सेम अमाउंट ऑफ करंट दैट इज I1 आपका फ्लो कर रहा है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका R4 है, क्योंकि इस R4 में अलग करंट फ्लो कर रहा है, तो मतलब जो भी ऊपर रिजल्ट आएगा वो R4 का पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यही करंट्स आपस में मिलके दोबारा I बनेंगे। ठीक है, तो जिन जिन करंट्स को ऐड करके आप दोबारा वही करंट बना रहे हो जहां से शुरुआत करी है, उनको आपस में पैरेलली सॉल्व करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे जी? देखो सिंपल तो है ही है, बाकी मैं कर देता हूं। मैं कहूंगा देखो R1 R2 and R3 are in series, therefore R series will be equal to R1 plus R2 plus R3। और आप जानते हैं बेटा कि सभी रेजिस्टेंसेस 2-2 ओम के हैं, तो 2 + 2 + 2 आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 600। सिंस RS and R4 are in parallel combination, therefore 1/R parallel equal to 1/RS plus 1/R4। सो 1/RS में तो बेटा देखो आपका आ जाएगा 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम 6 की ले लो, कोई बात नहीं। 1 + 3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल है, दैट विल बी 4/6। तो आर पैरेलल का जो आंसर है वो आ जाएगा 6/4, मतलब 3/2, मतलब 1.5 ओम। और इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। तो वही मैं कहता हूँ बेटा कि इजी होते हैं, टफ बिल्कुल नहीं होते, बट आपको बस समझना होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। अदरवाइज तो यार आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे आपको लेके चलता हूँ मैं। अब यहाँ पे कहते हैं मेंशन टू द 2 फैक्टर्स इन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की अगर बात करते हैं तो ये भी 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता था आपका। ये सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है,
बट बस आपके लिए मैंने सिर्फ दो ही लिखने थे तो लिख दिए, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लिख दीजिए, आपका आंसर बच जाएगा। ठीक है, गुड। चलिए, अब हम बात करते हैं 2002 में आए हुए इस न्यूमेरिकल की। इजी है। सेल जिसका ईएमएफ आपको दिया हुआ है दैट इज 1.5 वोल्ट, एंड उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटे वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एंड बहुत इजी है। देखिए अब मैं कैसे करके दिखाता हूँ इसको। और 10 ओम कनेक्टेड है, रेजिस्टर 5, 10 ओम, इंटर रेजिस्टेंस 10 ओम है ना, तो मतलब ये कि मेरे को ये 10 ओम दिया हो। ठीक है, सो अभी बस आपको करके दिखाता हूँ। ये आसान होते हैं यार, कोई मुश्किल नहीं होते, ये हमें बस लगता है कि मुश्किल है, होते बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे। तो ईएमएफ वो हमें 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर, ये हमें 10 ओम दिया हुआ है। रजिस्टर ऑफ मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आर ई एक्स टी, एक्सटर्नल 5 ओम हमें दिया हुआ है। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है वैसे तो, 2 मार्क का है। इसे मतलब करंट फाइंड करो, करंट का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज ई डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो 1.5 आपको दिया हुआ है, नीचे 10 प्लस 5 हो जाएगा, तो दैट विल बी 1.5 डिवाइड बाय 15, 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर आंसर आ जाता है। तो मैंने पहले कहा है टफ तो होता ही नहीं है। अब हम मान के चलोगे कि टफ है तो क्या कर सकते हो, अदरवाइज बेटा सिंपल सी बात होती है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद है तो ऑटोमेटिकली बेटा आप हर क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपको लेके चलता हूँ बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फिर आता है बेटा ये, हाँ, अब कहता है कि हाउ डज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल। तो अगर आपको याद हो, मैंने जस्ट आपको बताया था कि अगर मेटल का केस हो, सो इस केस में जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो आपकी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए 2019 में आया हुआ आपका सेमीकंडक्टर में, मैंने कहा था ना इनवर्स होता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल डिक्रीज आ जाएगा इस केस में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बस ये आपका इसका आंसर हो जाता है। फिर 2019 में एक्चुअली क्या है ना कि सिलेबस में जो चेंज आया था कि भाई 4 क्वेश्चन, 4 से ज़्यादा नहीं, वो इसी ईयर्स में आने शुरू हुए थे। तो आप देख सकते हो कि अब 4 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, होते ही नहीं है, तो इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो ए और बी का। तो जब ऐसा बोल दो तो समझो कि आई करंट अंदर एंटर करेगा और बाहर आई करंट ही आपका निकलना चाहिए। ठीक है, सो आसान बहुत है यार, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ। देखिए कैसे करेंगे। तो जब मेरा आई करंट जो है ना इस एक सेकेंड देना मेरे को बस, हाँ, अगर ये आई करंट जैसे इस पॉइंट पर एंटर होगा ना, इसको जंक्शन बोलते हैं बेटा इस पॉइंट को, तो ये टूट जाएगा। एक बन जाएगा बेटा आपका I1 और एक बन जाएगा आपका I2। ठीक है, अब ये I1 ऊपर जाएगा, मतलब ये I1 ही रहेगा, फिर यहाँ पे बेटा आपका I1 रहा और यहाँ पे आपका I1 रहा। सो what I am trying to say is that the same amount of current is flowing between 5 and 4. So therefore 5 and 4 are in series combination, and since I2 is another current, so these two are parallel to each other. तो बहुत इजी है। उसके बाद जब इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आई करंट फ्लो करेगा तो ये सीरीज में आ जाएगा। तो करना क्या है मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो यार हम इसका नाम देते हैं, R1, R2, ये R3 है और ये मेरा R4 है। तो शुरुआत मैं कुछ ऐसे ही करूंगा बेटा, यहाँ पे सोल्यूशन बहुत सिंपल है इसका भी, कि R2 and R3 are in series combination, therefore R series
आर एस विल बी इक्वल टू R2 प्लस R3। अच्छा क्यों सीरीज है समझ में आ गया ना, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है आपका, ये सेम करंट फ्लो कर रहा है। सो दैट विल बी 5 प्लस 4, 9 ओम आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे, सिंस आर एस एंड R4 are in parallel, therefore 1 upon Rp is equal to 1 upon Rs plus 1 upon R4. So if you substitute the value, you will get 1 by 9 plus 1 by 4, क्या है 3 वाला है ना, आइए you can take 9 as a LCM, 1 plus 3, right, और ये जो है आपका 4 by 9 बेटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो आर पी क्या है, व्हाट इज आर पी, तो आर पी विल बी 9 by 4, ठीक है। अब हम फिर दोबारा चेक कर लेते हैं, 5 प्लस 4 किया तो 9 आ गया, 1 by 9 और 1 by 4 हमें करना था, 1 by 9 और 1 by 3 मुझे करना था। 9 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 9 1 जा 9 होते हैं, 3 3 जा 9 होते, 3 आ गया, तो 4 by 9, बिल्कुल सही किया हमने यहाँ पे। सो जब आप इसको सोल्व करते हो तो 4 2 जा 8 होते हैं, राइट, 1 पॉइंट लग गया, ये बेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। कैसे किया ये देखिए, ये आपका 4 है ना, तो 4 2 जा 8 हो गया, 1 आ गया, 0 लेंगे तो डॉट लग जाएगा, 2 जा किया तो 8 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 5 आ जाता है, तो इसलिए बेटा आपका 2.25 यहाँ पे बन जाएगा। सिंस R1 एंड RP आर इन सीरीज, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है ना, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये पूरा का पूरा है ये वाला पार्ट। अब इसके क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसके बाद जुड़ा ना सारा का सारा, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा R दैट इज इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस RP, R1 8 है बेटा, प्लस 2.25, आंसर आपका आ जाएगा बेटा यहाँ पे 10.25 ओम। तो बस इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना था, ठीक है जी। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ, 5 और 4 9 है यहाँ पर, ये आपका 1 by 9 1 by 3 है, आप यहाँ पे 9 एलसीएम ले लेते हो, 9 1 और 3 2, 4 by 9 2.25 सोल्व करके आ गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको सोल्व करना था। बात करते हैं अब 2020 में आए क्वेश्चंस की। तो 2020 के अंदर देखा जाए तो देखो कुछ नहीं यार, आई करंट आपका फ्लो करेगा, फिर से ये I1 है, ये I2 है, आपस में मिलके बेटा फिर से I बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों आपस में पैरेलल हैं, पहले पैरेलल को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। कहा था ना सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है यार, ये हमें बस लगता है टफ है, होता सिंपल है। हाँ नाम देना पड़ेगा, और ये करने के लिए नहीं क्वेश्चन पेपर में नाम R1 R2 दे दिया और फिर आपने आंसर शीट में दिया नहीं, ये गलत हो जाता है। आंसर शीट में ड्रॉ करके फिर नाम देना है आपने, दैट इज R1 R2 R3, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से कुछ लिखूंगा मैं यहाँ पर कि since R1 and R2 are parallel, therefore 1 by RP will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So 1 by RP is equal to 1 by 3 plus 1 by 6. We can take 6 as an LCM. So 6 2 plus 1 3 upon 6. So R parallel will be 6 upon 3, and your answer will be 2. Yeah, 2 ohm. Now RP and R3 are in series, and therefore क्योंकि वो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, and therefore your R series will be RP plus R3, and your answer will be of course, that is what is RP, RP is 2, so 2 plus 5 that is equal to 7 ohm, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप चाहें तो इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, जितना मुश्किल तो है ही नहीं जितना लगता है, ठीक है। तो इसलिए ठंडे दिमाग से आराम से
क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप करके देखोगे, आपकी जो प्रैक्टिस है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। आप सिर्फ पढ़ते हो तो ही नंबर नहीं आते, आपको लिख लिख के देखना चाहिए, फिर देखता हूं नंबर कैसे नहीं आते। ठीक है, सो दैट्स इट। तो ईयर 2020 तक अब तक जितने भी 1 मार्कर एंड 2 मार्कर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आए थे वो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। और बेसिकली ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ना, ये आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट ए एंड पार्ट बी के हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आई होप उसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी के ही मैं अभी क्वेश्चंस करूंगा डिस्कस। और उसका जो नेक्स्ट एक लास्ट पार्ट एक और आएगा थर्ड पार्ट, उसमें मैं आपका जो पावर वाले हैं नहीं क्वेश्चंस वो सारे डिस्कस कर लूंगा। सो आई होप आपको ये प्रीवियस क्वेश्चंस और किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 2000 से लेकर 2020 तक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट ए एंड पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।